ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। और जैसा कि कल हमने स्फेरिकल मिरर और उसके टाइप्स देख लिया था, आज हम देखेंगे कि उसके जो बेसिक आपके जो टर्म्स हैं, कि जो टर्म्स आपके यूज होने हैं स्फेरिकल मिरर्स में, वो क्या क्या है। ठीक है, अगर लास्ट वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखना, उसके बाद से फिर इस वाले लेक्चर को देखना। ठीक है, ऑल दो नाइन्थ में आपने ये पढ़ रखा है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो किसी भी एक मिरर को लो, ठीक है, किसी भी एक मिरर को, उसको पहले समझो, दूसरा वाला मिरर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी सेम होती हैं, केवल कुछ ही चीज़ें होती हैं जो कि आपकी डिफरेंट होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो टर्म आता है वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले हम देखते हैं फिगर, डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में देखो क्या है, आपका ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान रखो। बेंट इन वाला सरफेस अगर जो है आपका मिरर की तरह यूज हो रहा है तो उसे कॉनकेव कहेंगे, और बल्जिंग आउट वाला जो सरफेस अगर यूज हो रहा है मिरर की तरह तो उसे हम कॉन्वेक्स कहेंगे। ओके, चलो तो अब देखो, चूंकि ये स्फेयर का पार्ट है तो स्फेयर का एक सेंटर होगा। ओके, जो लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और इसके क्या नाम है मिरर के पोल से पास होती है। अब देखो पोल क्या है, पोल, पोल की अगर बात करें तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ मिरर की बात करो, ठीक है, देखो ये सेंटर ऑफ मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर ऑफ स्फेयर है। ठीक है, जिसका वो पार्ट है, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। तो सेंटर ऑफ मिरर का मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट, ठीक है, पोल का मतलब अगर देख लो कि इट इज अ पॉइंट एट विच लाइट रे फॉल्स परपेंडिकुलर, फॉल्स परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो होगी इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात कर लो तो पोल आपका ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो कि पूरे मिरर को दो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ध्यान रखना, अ पॉइंट विच डिवाइड्स द होल मिरर इनटू अ होल मिरर इन अ इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल लेंथ कह लो, इक्वल लेंथ। ठीक है, तो ये मतलब पोल आपको, पोल वो पर्टिकुलर पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे m से लेके y तक का जो डिस्टेंस है वो आपके m डैश से लेके y तक का डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में जो है आपका बताया जा रहा है। ओके, ठीक है, तो पोल समझ में आ गया। अब देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का नाम प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पे जो कोई भी लाइट रे आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और फिर पोल पे जाके टकराएगी। तो पोल पे जाके टकराने के बाद से वो रिट्रेस करेगी इस पर्टिकुलर लाइन को। ठीक है, तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं बेस लाइन। ठीक है, जैसे आपका जो जब प्लेन मिरर की बात करते हैं तो नॉर्मल वाली लाइन को हम बेस लाइन लेते थे, वहीं से आपका एंगल कैलकुलेट करते थे हम कि इंसिडेंट एंगल कितना है, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ आप समझ सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस एक वो एक्सिस है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है। ओके, ठीक है, अब देखो उसके बाद से क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आपका पोल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया। ये बेसिकली तीन आपके जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम है, पोल सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें दूसरी साइड में है और इसमें दूसरी साइड में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लोकेशन होती है वो डिपेंड करती है स्फेयर पे। ठीक है, ठीक है, स्फेयर का जो डायग्राम है वो किस तरह से बन रहा है इस बात पे डिपेंड करता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक टर्म और आया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ज़्यादा कुछ नहीं है कि सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल सा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसका आपका स्फेरिकल मिरर पार्ट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कर्वेचर है, एक टर्म कर्वेचर है, इसको समझ लो। कर्वेचर का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर स्फेयर जिसका स्फेरिकल मिरर आपका पार्ट है।
स्फेरिकल मिरर जिसका पार्ट है उसे हम कर्वेचर कहते हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये हो गया डिस्टेंस। अब देखो क्या है, फिर क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया गया था ना। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ hollow sphere of the glass of which the mirror is a part. The center of curvature of concave mirror is in the front of it, but the center of curvature of convex mirror is behind it. ये लाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो ये लाइन आप मार्क करके रख लो या फिर आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें रख लो। ठीक है, ये स्पेशली जो है आप लिख के रख लो। ठीक है, फिर उसके बाद से रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर होता है जिसका वो पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मैंने बता दी हैं। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर आपका पोल को कहते हैं। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद से क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ straight line passing through the center of curvature and pole is called its principal axis. Okay, the portion of mirror from which the reflection of light actually takes place is called aperture of mirror. हाँ, ये मैं एक टर्म जो है बताना भूल गया था। aperture of mirror क्या होता है कि देखो, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, अब लाइट की रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसी हम कहते हैं अपर्चर। ठीक है, अपर्चर को हम जो है बेसिकली कह सकते हैं साइज ऑफ मिरर। साइज ऑफ मिरर, शॉर्ट टर्म्स में आप कह सकते हो साइज ऑफ मिरर। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो ये आपका अपर्चर है। तो ये जो बेसिक आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स थे जो आपको हर, देखो ये क्या कह रहा है, अपर्चर ऑफ मिरर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ मिरर, वही चीज़ इन्होंने लिख दी है। ठीक है, तो ये आपको जो है हर मतलब जो बेसिक टर्म्स थे वो आपको हो गए। तो एक बार टर्म्स को हम गिन लेते हैं क्या क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देन सेंटर ऑफ मिरर जिसे हमने क्या कहा था और हम आगे कहेंगे भी, पोल। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद से आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद से आपका आया था अपर्चर। ओके, ये आपके बेसिक 5 टर्म्स हैं। इसके बाद से एक और आता है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल फोकस समझ लोगे तो फोकल लेंथ आसान है। अब देखो, प्रिंसिपल फोकस थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है कि प्रिंसिपल फोकस आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर सारी पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद से मीट करती हैं। समझ रहे हो? मतलब कि जो है कि प्रिंसिपल पैरेलल रेज आपकी आई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई। ओके, और उसके बाद से रिफ्लेक्ट होने के बाद से कहाँ पे जाके मीट की? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट की उससे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब मैं इसे वेरीफाई करता हूँ कैसे ये यहाँ पे है। अगर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है, पहली चीज़ ध्यान रखो कि कोई भी पॉइंट पे अगर मिरर की किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो आपके हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये आपका सर्कल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके किसी भी पर्टिकुलर टेंजेंट, सॉरी आप टेंजेंट अभी पढ़े नहीं होगे, कोई बात नहीं। टेंजेंट आपकी एक लाइन होती है जो सर्कल को टच करते हुए जाती है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो सेंटर से आपका टेंजेंट पे जो है जाने, टेंजेंट को टच करने वाली जो भी लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ओके, दूसरे तरीके समझ लो कि अगर कोई कॉर्ड है तो कॉर्ड को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आपकी कॉर्ड पे डिवाइड करे, मतलब सेंटर से जो है जो भी लाइन आपकी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी कॉर्ड पे वो आपकी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यही वाली लाइन जो है आपकी क्या होती है, हमेशा किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी।
तो इस मिरर के केस में अगर कहीं पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल आपका कहाँ से जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर नॉर्मल बात करें तो ये आपकी नॉर्मल ऐसे जाएगी। ठीक है, इसीलिए देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो पोल पे जाके मिलता है और उसे हम कहते हैं कि वो नॉर्मल है। इसलिए देखो लाइट रे इस पे आ रही है और इसी पे बैक हो जा रही है। ठीक है, मैंने बताया ना कि प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जिस पे लाइट रे जिस तरीके से आती है उसी तरीके से वापस रीट्रेस हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाएगी वो आपकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। किस पे, मिरर पे, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि ऑल रेज passing through center of curvature will fall normally on the surface of mirror। ठीक है, तो अब देखो एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखो, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर में हम लाइट किस पॉइंट से पास कराएं कि वो बिना डेविएट हुए या फिर बिना डेविएट हुए उसी पाथ पे रीट्रेस कर ले, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद से वो उसी पाथ पे आ जाए, तो वो क्या होगा आंसर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जहां से वो अपने पाथ को रीट्रेस कर लेगी। ध्यान रखना पोल नहीं है, अभी मैं बताऊंगा पोल नहीं है। कैसे नहीं है, पोल पे जो आपकी लाइट आ रही है वो परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है, जो किस तरह से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होके आ रही है। अगर मान लो ऐसे कोई आ रही है पोल पे तो नॉर्मल तो ये है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस तरह का बनेगा कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखना पोल वो पॉइंट नहीं है जिससे लाइट रे पास होने के बाद से अपनी पाथ को रीट्रेस करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जिससे लाइट रे पास करेगी तो अपने पाथ को रीट्रेस करेगी। ठीक है, तो चलो ये आपके दो पॉइंट्स हो गए। तो फोकस समझ में आ गया, फोकस क्या है। ठीक है, कि फोकस आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से आपकी सारी लाइट रेस इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद से। ठीक है, तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेस आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये तो कॉनकेव मिरर के केस में था। अब देखो फोकल लेंथ क्या होगा कि फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी आपकी डिस्टेंस पोल के रिस्पेक्ट में ही गवर्न की जाती है, फिर पोल के रिस्पेक्ट में ही मेजर की जाती है। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पोल और विद रिस्पेक्ट टू पोल। ओके, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखो तुरंत यहीं से देख लेते हैं कि आपका कॉनकेव मिरर की कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे क्या दिखा है कि सन की पैरेलल रेज आती हैं। कॉनकेव मिरर जो आपका कॉनकेव मिरर अगर यूज़ करते हैं किसी सीट ऑफ पेपर पे तो इमेज ऑफ सन बहुत ही पॉइंट साइज बनता है और कुछ देर बाद यही चीज़ बर्निंग होने लगती है। ठीक है, बेसिकली ये एग्जाम्पल आपको लेंस में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सिमिलरली आपका कॉन्वेक्स मिरर की बात करो तो अब देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा सारी रेस को। तो वो रेस एक्चुअल में जैसे अब हमारी आई क्या करती है, परसीव करती है ना कि वो रेस कहीं ना कहीं से आ रही होंगी, किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही होगी। ठीक है, तो जब इसको रीट्रेस बैक करोगे तो वो जाके जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से फोकल लेंथ भी हो गया, फोकस इसका दूसरे साइड में हो गया। ठीक है, तो अब देखो अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आपका वर्चुअल फोकस, मतलब जो है देखो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। ऑब्वियस सी बात है, मिरर के पीछे जो भी चीज़ है वो आपकी वर्चुअल है। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है। चलो अब इसके बाद से बात आती है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। थोड़ा सा जो है लेक्चर बड़ा हो जाएगा, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेंगे, इसके न्यूमेरिकल हम कर लेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपका रिलेशन होता है हाफ का।
ठीक है, मतलब कि फोकल जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपको क्लास 11th में जाके मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना क्लास 11th में आपको जो भी आपका फिजिक्स लेंगे इसको भी आपको डेराइव किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल्स का यूज करके, हाँ ट्रायंगल्स का यूज करके किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा, बस आपको ये चीज़ अब यहाँ पे ये चीज़ पहला फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपके चैप्टर का, लाइट का पहला फॉर्मूला। ठीक है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ द फोकस। द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, चाहे किसी का भी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कल इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद से आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद से जो तुम्हारा फिर से वो क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एज अ होमवर्क है ये, और जो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और ठीक है, सारे क्वेश्चंस पहले अपने आप से करना, उसके बाद से आंसर देखना, आंसर मत देखना पहले ही। ठीक है, सारे क्वेश्चन खुद से करो उसके बाद से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और सपोर्ट करना हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।